एक मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार की बेटी जो बटे हुए भारत पाकिस्तान की आंच में पली हो, पिता आरएसएस के कार्यकर्ता, घर में साधारण जिंदगी लेकिन सपने बहुत बड़े। वही लड़की आगे चलकर देश की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, लोकसभा में विपक्ष की पहली महिला नेता बनी और फिर भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनकर करोड़ों भारतीयों के लिए हमारी प्यारी सुषमा जी बनी। आज हम बात कर रहे हैं सुषमा स्वराज जी की, वो नेता जिन पर हर भारतीय को गर्व है। नमस्ते, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया पे ड्रोन दृष्टि। सुषमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला कैंट में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थी, लेकिन परिवार के संस्कार और उनके अपने सपने बेहद बड़े थे। उनके पिता हरदेव शर्मा, जो आरएसएस से जुड़े थे, अनुशासन और देशभक्ति को जीवन का आधार मानते थे। माँ लक्ष्मी देवी ने सादगी, संवेदनशीलता और परिवार की गर्माहट सिखाई। यही दोनों तरीकों के संस्कार आगे चलकर सुषमा जी के व्यक्तित्व की नींव बने। सुषमा जी का परिवार असल में लाहौर के धर्मपुर से आया था। बंटवारे के समय उन्हें अपना घर, जमीन और अपनी पूरी जड़ें पीछे छोड़कर भारत आना पड़ा। बचपन में उन्होंने अपने परिवार से वही कहानियां सुनी जिनमें दर्द था, उजड़ने की तकलीफ थी और नई जिंदगी शुरू करने की मेहनत थी। यही अनुभव धीरे धीरे उनके भीतर देश के लिए गहरी मोहब्बत, परिवार का मतलब और संघर्ष की कीमत को बसा गया। आगे चलकर यही समझ और यही जज्बा उनके पूरे सफर की सबसे बड़ी ताकत बना। पढ़ाई में वो शुरू से ही बेहद तेज थी। अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से उन्होंने संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान में बैचलर किया। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और 1973 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए क्वालिफाई कर दिया। उनकी भाषा पर पकड़ इतनी शानदार थी कि हरियाणा सरकार की हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता में 3 साल लगातार उन्होंने सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता का पुरस्कार मिला। 1970 में एसटी कॉलेज ने भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ छात्रा के सम्मान से नवाजा। यही से साफ दिखने लगा कि ये लड़की सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं आई, अपनी पहचान बनाने के लिए आई थी। कानून की पढ़ाई के दौरान सुषमा जी की मुलाकात स्वराज कौशल से हुई। दोनों की सोच मिलती थी, एम्बिशन भी बड़ा था और बात करने का अंदाज इतना सहज कि दोनों जल्दी ही एक दूसरे की ताकत बन गए। स्वराज कौशल उस समय ही तेज दिमाग और साफ तर्क के लिए जाने जाते थे। बाद में वे विदेश के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने, मिजोरम के राज्यपाल रहे और संसद तक पहुंचे। 13 जुलाई 1975 को सुषमा शर्मा सुषमा स्वराज बन गई। ये सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि 2 ऐसी शख्सियतों का साथ था जो आगे चलकर अपने अपने क्षेत्र में मिसाल बनी। दोनों ने कोर्ट में केस भी साथ लड़े और इमरजेंसी के दौर में लोकतंत्र की लड़ाई में भी एकजुट होकर खड़े रहे। ये वो समय था जब जोखिम भी था, दबाव भी था, लेकिन दोनों ने अपने फैसले और हिम्मत से अपनी पहचान मजबूत की। इनकी एक बेटी है बांसुरी स्वराज। बांसुरी ने अपने माता पिता की मेहनत और मूल्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, इनर टेम्पल से बैरिस्टर बनी और आज दिल्ली हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए अपनी पहचान एक सक्षम वकील के तौर पर बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीनियर एडवोकेट की प्रतिष्ठा पद भी दिया। 2024 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आज वो नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं। साफ बोलने का आत्मविश्वास, मजबूत कानूनी समझ और साफ सुथरी पब्लिक इमेज उनकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। यानी जो सेवा और संस्कार सुषमा जी ने देश को दिए, अब वही विरासत उनकी बेटी आगे बढ़ा रही हैं। सुषमा स्वराज की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1970 के दशक से हुई, जब वो एबीवीपी के छात्र आंदोलन से जुड़ी। उस उम्र में भी उनकी बेबाकी, तर्क और बोलने का आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करता था।
इंदिरा गांधी की सरकार की नीतियों पर वो खुलकर सवाल उठाती थी। इमरजेंसी लगने के बाद जब माहौल डर और दमन से भरा था, तब भी उन्होंने पीछे हटना उचित नहीं समझा। जॉर्ज फर्डिनेंडिस जैसे बड़े विपक्ष नेता की रक्षा करने वाली कानूनी टीम में शामिल होकर उन्होंने साफ दिखा दिया कि उनकी राजनीतिक सफर मंचों का नहीं, हिम्मत की राजनीति है। 1977 में पहली बार उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा और नतीजा ऐसा आया जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। सुषमा जी को लगभग 64% वोट मिले, जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 2 गुने थे। ये वही पल था जब हरियाणा ने और धीरे धीरे पूरे देश ने इस युवा महिला नेता को पहचाना। एक ऐसी नेता जो बोलती भी थी, लड़ती भी थी और जीतकर दिखाती भी थी। यही से सुषमा स्वराज का रिकॉर्ड तोड़ सफर शुरू हुआ। सिर्फ 25 साल की उम्र में देवीलाल सरकार ने उन्हें हरियाणा की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनाया। उन्होंने लेबर और एम्प्लॉयमेंट जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली और इतनी कम उम्र में भी उनका काम सबका ध्यान खींचने लगा। इसके बाद 1987 से 1990 के बीच उन्होंने एजुकेशन, फूड और सिविल सप्लाई जैसे बड़े मंत्रालयों की कमान संभाली। एक एक पद पर उन्होंने ऐसा काम किया कि हरियाणा की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। सिर्फ 27 साल की उम्र में उन्हें हरियाणा में जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। वो 4 साल तक पूरी पार्टी को लीड करती रही और ये बताती रही कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन नेतृत्व बड़ा। 1984 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और धीरे धीरे पार्टी के राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर उभरने लगी। संगठन, नेतृत्व और वक्तृत्व तीनों ने मिलकर उन्हें भारतीय राजनीति की एक मजबूत आवाज बना दिया। संसद की राजनीति में कदम रखते ही सुषमा स्वराज का कद लगातार बढ़ता गया। वह 3 बार राज्यसभा सदस्य रही। जहां भी वो गईं, अपनी मेहनत, भाषा पर पकड़ और मजबूत तर्कों से जल्दी ही लोगों का भरोसा जीत लेती थी। लोकसभा में उनका प्रदर्शन भी मजबूत माना जाता था। वे पहली बार नई दिल्ली सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंची और इसके बाद विदिशा से भी भारी बहुमत से जीत हासिल की। उनकी साफ सोच, कानूनी पकड़ और प्रभावी वक्तृत्व शैली ने उन्हें सन 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन वाली सरकार बनी तो सुषमा स्वराज को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। सरकार छोटी थी लेकिन इतने कम समय में भी सुषमा जी ने मंत्रालय में अपनी कार्यशैली की छाप छोड़ी। 1998 में एनडीए की सरकार दोबारा बनी और एक बार फिर सुषमा स्वराज को सूचना और प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इस बार उन्हें अपने काम को और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने का मौका मिला। 1998 में सुषमा स्वराज ने एक और इतिहास रचा। वह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उनका कार्यकाल भले ही सिर्फ 52 दिनों का रहा, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने ये साफ दिखा दिया कि सत्ता का मतलब सिर्फ मीटिंग और कागज नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं को नजदीकी से समझना है। उस समय दिल्ली में प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और बिजली की कमी भी एक बड़ी चिंता थी। सुषमा जी ने इन दोनों मुद्दों पर तुरंत ध्यान दिया। उन्होंने सप्लाई की स्थिति की समीक्षा की और जरूरी विभागों से लगातार अपडेट लेकर हालात को सामान्य करने की कोशिश की। इसके बाद 2003 से 2004 के बीच उन्होंने 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। इन दोनों पदों पर रहते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी साबित किया कि वे किसी भी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता और निष्ठा से निभाती है। धीरे धीरे उनका नाम भारतीय संसद में एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाने लगा जो स्पष्ट बोलती थी, तर्क के साथ बोलती थी और पूरी तैयारी के साथ सदन में खड़ी होती थी। उनका लगातार बढ़ता राजनीतिक ग्राफ यह दिखाता है कि वे हर भूमिका में अपनी जगह खुद बनाती थी, मेहनत, अनुशासन और मजबूती नेतृत्व से। 2009 में विदिशा की जनता ने उन पर बेहद भरोसा जताया और वे लोकसभा चुनाव लगभग 3.9 लाख वोटों के अंतर से जीतकर संसद पहुंची। ये सिर्फ एक बड़ी जीत नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनके बढ़ते प्रभाव का प्रमाण भी था। इस जीत के बाद उन्हें 15वीं लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये उपलब्धियां सिर्फ पद पर नहीं थी, ये उन बाधाओं को पार करने की मिसाल थी जिन्हें भारतीय राजनीति में महिलाओं के सामने अक्सर खड़ा किया जाता है।
सुषमा स्वराज जी के जीवन में कई बड़े पड़ाव आए, लेकिन जिस भूमिका ने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज करा दिया वह थी भारत की विदेश मंत्री के रूप में। इंदिरा गांधी के बाद यह पद संभालने वाली वह दूसरी महिला थी, लेकिन उन्होंने इस मंत्रालय को जिस तरह बदला उसने विदेश नीति को आम भारतीयों के जीवन से जोड़ दिया। पहले तक विदेश मंत्रालय को एक दूर, गंभीर और औपचारिक विभाग माना जाता था, जहां बड़े शिखर सम्मेलन, विदेशी दौरे और अंग्रेजी में दिए जाने वाले बयान ही खबर बनाते थे। लेकिन सुषमा स्वराज जी ने पहली बार दरवाजे सीधे जनता के लिए खोल दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर को मदद का वास्तविक मंच बना दिया। लाखों फॉलोअर्स के बीच में वे खुद जवाब देती थी, कहाँ हैं आप, पासपोर्ट डिटेल भेजिए, और फिर अक्सर कुछ ही समय में राहत सामने होती थी। कभी किसी फंसे हुए भारतीय के लिए फ्लाइट का रूट बदलवा दिया जाता था, तो कभी किसी एम्बेसी के दरवाजे रात में खुलवा दिए जाते थे। कहीं विदेश में फंसे मजदूरों के लिए राशन पहुंचाया जाता और कभी किसी बीमार व्यक्ति के मेडिकल वीजा पर तुरंत मंजूरी मिल जाती। उनकी इस शैली ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने उन्हें नई तरह की ट्विटर डिप्लोमेसी का चेहरा कहा। लेकिन सच्चाई यह है कि सुषमा जी के लिए यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये इंसानियत से जुड़ी जिम्मेदारी थी। वह सिर्फ विदेश मंत्री नहीं थी, बल्कि दुनिया में कहीं भी फंसे भारतीयों की पहली उम्मीद बन गई थी। यमन में जब युद्ध छिड़ा तो भारत ने एक बड़ा और बेहद साहसी अभियान चलाया, ऑपरेशन राहत। यह मिशन सिर्फ 11 दिनों में पूरा हुआ और इसमें 4,741 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी क्षमता और मानवता दोनों दिखाई। 48 देशों के करीब 1,947 नागरिकों को भी बहाल लाने में मदद की। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के जहाज, वायुसेना के विमान, एयर इंडिया और कई एजेंसियां एक साथ काम कर रही थी और दिशा दे रही थी। इस मिशन का सबसे भावुक पल था कि सिर्फ 3 दिन के एक नवजात को सुरक्षित भारत लाना, जिसे विशेष देखभाल के साथ वापस लाया गया। इराक में ISIS का आतंक फैला तो एक और चुनौती सामने खड़ी हो गई। वहां फंसे लगभग 5,000 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। तिकरीत के एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों को बचाने तो पूरे देश के लिए भावनात्मक पल बन गया। उस संकट के बीच केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रात में सुषमा जी को फोन किया था, क्योंकि विमान इराक में उतर नहीं पा रहा था। लेकिन उन्होंने तुरंत स्थिति पर काम शुरू कराया और कुछ ही देर में समाधान निकल आया। इन दोनों अभियानों ने दिखाया कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सुषमा स्वराज जी पूरे शांत मन से काम करती थी और हर भारतीय को वापस लाना उनके सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। सऊदी अरब में जब करीब 10,000 भारतीय मजदूरों को नौकरियों से निकाल दिया गया और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे, तो सुषमा स्वराज जी ने तुरंत कदम उठाया। उन्होंने संसद में साफ कहा था कि कोई भी भारतीय मजदूर भूखा नहीं सोएगा। इसके बाद भारतीय दूतावास को तुरंत सभी शिविरों में राशन पहुंचाने के निर्देश दिए गए और सऊदी में रह रहे भारतीयों से यह अपील की गई कि वे इन मजदूरों की मदद के लिए आगे आएं। सुषमा जी ने पूरा संकट व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया ताकि कोई भी व्यक्ति भूख या बेबसी से ना फंसा रहे। 2015 में भी जब नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन मैत्री शुरू किया, जो विदेश में किया गया भारत का सबसे बड़ा आपदा राहत अभियान था। भारतीय सेना, NDRF, डॉक्टर, इंजीनियर और राहत टीम कुछ ही घंटों के अंदर नेपाल पहुंच गई। बाद में काठमांडू में आयोजित इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस में सुषमा जी ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए $1 बिलियन की सहायता का ऐलान किया। नेपाल का उस वक्त कहना था कि भारत ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे यह आपदा भारत में आई हो। यह सिर्फ मदद नहीं, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते में विश्वास का गहरा संकेत था। लीबिया में भी 2019 के दौरान जब हालात तेजी से बिगड़ने लगी और राजधानी त्रिपोली संघर्ष में थी, तो सुषमा जी ने बिल्कुल स्पष्ट और समय रहते चेतावनी दी, क्योंकि स्थिति बहुत ही तेजी से खराब हो रही थी, कि अभी तुरंत निकल जाइए, बाद में शायद हम भी मदद न कर सके। उनका यह संदेश सामान्य ट्वीट नहीं था, बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जिसने सैकड़ों भारतीयों की जान बचाई। लोगों ने समय रहते अपने परिवार वालों को बुला लिया और सुरक्षित निकल पाए।
विदेश नीति के मोर्चे पर भी सुषमा स्वराज जी का काम बेहद निर्णायक रहा। उन्होंने ऐसी पहलें की जिन्होंने भारत की कूटनीतिक पहचान को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह एक ऐतिहासिक कदम था। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने न सिर्फ जाधव की फांसी पर रोक लगाई, बल्कि पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देने और सजा की समीक्षा करने का आदेश भी दिया। इस मामले में भारत की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने केवल ₹1 की प्रतीकात्मक फीस लेकर यह केस लड़ा और कहा जाता है कि अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले सुषमा जी ने उन्हें फोन कर ₹1 स्वीकार करने के लिए बुलाया था। यह उनके व्यक्तित्व की सादगी और मानवीय भाव का उदाहरण था। यह पूरी लड़ाई भारत की कूटनीति और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का एक मजबूत उदाहरण बन गई। बांग्लादेश के साथ 41 साल पुराना लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लागू करवाना भी उनकी बड़ी उपलब्धियों में रहा। यह समझौता 1974 में शुरू हुआ था, लेकिन कई दशकों तक लंबित रहा। जब यह संसद में पारित हुआ तो सुषमा जी ने पूरी विनम्रता से कहा कि इसे आगे बढ़ाने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी जाता है। यह उनकी राजनीतिक परिपक्वता और उदारता का एक अनोखा उदाहरण था। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में भारत को पहली बार गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया और वहां सुषमा स्वराज जी ने आतंकवाद के मुद्दे पर बेहद स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया, बिना किसी देश का नाम लिए। पाकिस्तान ने इसे रोकने की कोशिश की, विरोध भी किया, लेकिन भारत की उपस्थिति और सुषमा जी का संबोधन उस मंच पर एक नए भरोसे और ताकत की निशानी बना। 2017 में डोकलाम में भारत और चाइना के बीच 73 दिनों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, लेकिन स्थिति न युद्ध में बदली और न भारत ने कोई झुकाव दिखाया। बाद में संसद में सुषमा स्वराज जी ने कहा कि भारत ने कूटनीतिक परिपक्वता से डोकलाम का समाधान निकाला और 1 इंच जमीन भी नहीं गंवाई। यह बयान भारत की शांत लेकिन मजबूत कूटनीतिक का प्रतीक था। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में भारत की भूमिका बढ़ानी हो या मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान रिश्तों को संतुलन में रखना, हर जगह सुषमा स्वराज जी की कूटनीतिक में आत्मविश्वास भी था और संवेदनशीलता भी। वह जहां भी जाती थी, भारत की आवाज साफ, सम्मानजनक और प्रभावी ढंग से सुनी जाती थी। पाकिस्तान में फंसी एक भारतीय बेटी उज़्मा अहमदकी की कहानी सुषमा स्वराज जी की मानवीय कूटनीति का सबसे भावुक अध्याय बन गया। उज़्मा की मुलाकात पाकिस्तान में एक युवक से हुई। रिश्ता शादी तक पहुंचा, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी अचानक एक बुरे सपने में बदल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि उनका पति उन्हें भारत लौटने नहीं देना चाहता था। न निकास की इजाजत, न पासपोर्ट, न सुरक्षा। उज़्मा बताती है कि वह डरी हुई थी, अकेली थी और किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। इन्हीं कठिन दिनों में उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और इस्लामाबाद के भारतीय हाई कमीशन पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। वहीं से उनकी किस्मत बदल गई। जैसे ही बात दिल्ली पहुंची, सुषमा स्वराज जी ने तुरंत दखल दिया। पाकिस्तान सरकार से बात हुई, विदेश मंत्रालय ने कानूनी और राजनयिक रास्ते खोले और भारतीय राजनयिकों को उज़्मा की सुरक्षा की प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान की अदालत में भी भारत ने उनका पूरा साथ दिया। आखिरकार वह दिन आया जब उज़्मा को पूरी सुरक्षा के साथ भारत की बेटी के तौर पर दिल्ली लाया गया। जैसे ही वह भारतीय जमीन पर उतरी, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सुषमा जी मेरे लिए सिर्फ विदेश मंत्री नहीं है, उन्होंने मुझे मौत से खींचकर बाहर निकाला है। उन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी भी दी है। उज़्मा की यह कहानी सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं, एक महिला का सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में सुषमा स्वराज जी सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक संरक्षक, एक ढाल और एक उम्मीद बनकर खड़ी रही। सुषमा स्वराज जी सिर्फ बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने विदेश मंत्रालय की रोजमर्रा की कामकाज वाली दुनिया भी पूरी तरीके से बदल दी थी। पासपोर्ट जैसी बुनियादी सेवा जो पहले लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती थी, उसे उन्होंने आम आदमी के लिए आसान और सुलभ बना दिया।
जहां 48 साल में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र बने थे, वहीं सुषमा जी के नेतृत्व में सिर्फ 4 वर्षों में 231 नए पीएसके खोले गए। उन्होंने ई पासपोर्ट सेवा ऐप लॉन्च किया, जिससे कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी शहर से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता था। अनावश्यक कागजात जैसे शादी का सर्टिफिकेट जैसी शर्तें हटा दी गयी और तत्काल पासपोर्ट की प्रक्रिया भी सरल बना दी गई। 2018 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पासपोर्ट जारी करने वाला देश बन गया। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं था, यह उस आम भारतीय का बदलाव था जिसे अब पासपोर्ट बनवाने के लिए सिफारिश नहीं चाहिए थी, बस प्रक्रिया का पालन करना होता था। सुषमा जी ने सच में विदेश मंत्रालय को लोगों के लिए सुलभ और मानव केंद्रित बना दिया था। उनके भाषण तीखे होते थे, लेकिन मर्यादा से कभी बाहर नहीं जाते थे। विपक्ष में रहकर भी उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि सामने वाली पार्टी भी मन ही मन उनकी दलील की तारीफ करती थी। यही कारण था कि राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद भी वे लगभग हर पार्टी में सम्मानित तरीके से देखी जाती थी। इतनी लंबी सार्वजनिक जिंदगी के बीच भी उनकी सेहत ने कई बार उन्हें चुनौती दी। 10 दिसंबर 2016 को एम्स दिल्ली में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। यह निर्णय भी उनकी ईमानदारी दिखाता है कि पद से चिपके रहना नहीं, जिम्मेदारियों को सम्मानजनक तरीके से हैंडओवर करना। 6 अगस्त 2019 की शाम को जब अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला हुआ, तो उन्होंने अपने आखिरी सार्वजनिक ट्वीट में लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जीवन काल में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। और कुछ ही घंटों बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। एम्स में लाया गया, लेकिन रात 10:50 बजे भारत की यह बेटी हम सबको रोता छोड़कर चली गई। अगली सुबह जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा और लोधी रोड शमशान घाट पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, तो पूरा देश एक भाव से था। राजनीतिक मतभेद भुलाकर बस एक बात कह रहा था, ये हमारी सुषमा जी थी। उनकी मौत के बाद देश और दुनिया ने जिस तरह उन्हें याद किया, वो भी अपने आप में एक संदेश है। भारत सरकार ने विदेश सेवा संस्थान और प्रवासी भारतीय केंद्र दोनों का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया। अंबाला सिटी बस स्टेशन का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया। 2020 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दुनिया भर से श्रद्धांजलि आई। यूएस के विदेश मंत्री उन्हें मित्र और मजबूत पार्टनर कहकर याद करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री उन्हें अच्छी मित्र कहती हैं। चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, बहरीन, हर जगह के नेता उन्हें व्यक्तिगत सम्मान के साथ याद करते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वो है जो एक आम भारतीय देता है। जब आज भी कोई फंसा हुआ एनआरआई, कोई स्टूडेंट, कोई मजदूर कहता है, काश आज भी सुषमा जी होती, एक ट्वीट करती और काम हो जाता। सुषमा स्वराज जी ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, ये सेवा का माध्यम भी हो सकता है। वो दिखाता है कि एक महिला अपने संस्कार, अपनी भाषा, अपनी संवेदनशीलता के साथ देश दुनिया की सबसे कठिन मेजों पर बैठ सकती है और बिना आवाज ऊंची किए भी खुद को सुना सकती है। वो देश की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी, पहली महिला विपक्ष की नेता बनी, पहली फुल टाइम महिला विदेश मंत्री बनी, पहली महिला सांसद जिन्होंने आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला। लेकिन ये सारी पहली बात उनके लिए कभी घमंड का कारण नहीं बनी। वो हर समय अपने आप को सेवक मानती रही, चाहे वो यमन में किसी बच्चे को निकाल रही हूँ, सऊदी में किसी मजदूर के लिए राशन भेज रही हूँ, नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत टीम भेज रही हूँ, या ट्विटर पर किसी आम आदमी से डीएम में पासपोर्ट नंबर मांग रही हूँ। आज जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो एक तस्वीर दिमाग में आती है। साड़ी से सुसज्जित, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हल्की मुस्कान और बहुत साफ सुथरी ठोस हिंदी में बोलती हुई सुषमा स्वराज जी। वो हमें सिखा कर गई कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, नेतृत्व का मतलब है करुणा, जिम्मेदारी और अंतिम इंसान तक पहुंचना। सुषमा स्वराज जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थी, वो जन जन की नेता थी। हर उस भारतीय के लिए प्रेरणा जो छोटे शहरों, साधारण घरों से निकलकर बड़े सपने देखता है और उन्हें सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से पूरा करना चाहता है।
ये कहानी मैं उनके एक फेमस कोट से खत्म करना चाहूंगी, इवन इफ यू आर स्ट्रक ऑन द मार्स, इंडियन एम्बेसी देयर विल हेल्प यू। ओम शांति।